नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि पॉलिटी का योगदान तो आप जान ही रहे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी नहीं पता है, तैयारी छोड़ दीजिए और कुछ और काम में लग जाइए, है ना। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है, एग्जाम आपको निकालना है। तो चलिए, आज पॉलिटी का तीसरा, यानी कि इससे पहले दो मैं करा चुका हूं, दो कंबाइंड कराया हूं, बिहार दरोगा प्लस बिहार पुलिस। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जब कंबाइंड करा रहा था तो रुचि नहीं ले रहे हैं आप लोग, इसलिए आप लोग को अलग अलग ही चाहिए, दोनों का अलग अलग ही, तो दोनों का अलग अलग ही मैं कराऊंगा। इसमें केवल और केवल बिहार पुलिस वाले ही जुड़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट अंदाज में, लेकिन इसका पोस्टमार्टम करेंगे। हर क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल जानना जरूरी है, बिना डिटेल जाने कुछ होगा नहीं। आइए, तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, बिहार पुलिस ही नहीं, हर एग्जाम में पूछता है कि जो संविधान सभा था, ये जो अपना संविधान सभा था, संविधान सभा, इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था, है ना। संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव जो थे, वह संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? बी एन राव, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। प्रथम, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम ये स्थायी थे, स्थायी, है ना, स्थायी अध्यक्ष थे ये, ध्यान देना है आपको, ये स्थायी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव। एक सवाल और पूछता है कि भैया इसके सभापति तो आप जान गए, उपसभापति कौन थे? उपसभापति का भी नाम लिख लीजिए। एक थे एच.सी. मुखर्जी, क्या नाम था? एच.सी. मुखर्जी। और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी, नाम याद रखिएगा भैया दोनों का, वी.टी. कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी, है ना। एच.सी. मुखर्जी, दोनों का नाम याद रखिएगा। ये पहले थे, दो उपाध्यक्ष थे, और ये दूसरे, ये बाद में बने थे, कृष्णामाचारी। ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। आइए क्या कह रहा है, देखिए, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, मतलब महिला की संख्या कितनी थी संविधान सभा की अगर बात की जाए तो? ओवरऑल टोटल में अगर बात करते हैं हम, तो टोटल में तो 15 थी सर, टोटल में 15 थी। लेकिन 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 जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ ना, अलग हुआ, तो सीटों की संख्या भी घट गई। जो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, उस समय की अगर बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि 8 महिलाएं थी। बाकी कुल अगर पूछता है तो आपको 15 बता देना है, अगर हस्ताक्षर के समय वाला पूछता है तो 8 बता देना है। दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। आइए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसको बाद में कहां बदला गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है? आप लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का हिस्सा है ना। लेकिन किस संविधान संशोधन से? पहले यह राज्य सूची में था, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, और इससे जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर 24वां में क्या हुआ था? 24वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1971 में। इसलिए आपको याद रखना है, वर्ष 1971 में हुआ था। लिखिएगा, इसमें एक प्रावधान हुआ कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है ना, संविधान
संशोधन का जो विधेयक है इस पर राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति यह अनुमति देने के लिए बाध्य हो गए, है ना, कि अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आता है तो आपको अनुमति देना ही देना है। क्लियर है? कोई संविधान संशोधन विधेयक आता है तो क्या करना है भैया, अनुमति आपको बाध्य हो गया है कि अनुमति आपको देना ही देना है। क्लियर? आइए 44वां में क्या हुआ था? 44वां में जो हुआ, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार था इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार। अच्छा एक चीज बताइए, 1978 के पहले अगर संपत्ति के अधिकार में इसमें हनन होता था तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते थे, ठीक, क्योंकि ये मूल अधिकार था। अब ये निकल के आ गया कानूनी अधिकार में। अब इसका हनन होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है, या चूंकि अब ये मूल अधिकार नहीं है इसलिए नहीं जाया जा सकता है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। आइए देखिए, कूट वाला प्रश्न है। कूट वाला प्रश्न से बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। जब कूट का प्रश्न आता है ना तो उसको लगता है बहुत जटिल होगा। देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं थे? अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं भली भांति तो ये समस्या आपकी कूट से जो डरने वाली समस्या है यह दूर हो जाएगी। ये कूट वाली समस्या देखिए कैसे कह रहा है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को कौन नहीं रहा होगा। मैंने आपको प्रस्तावना जब पढ़ाया है तो बताया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, ट्रिक भी बताया था, अखंडता और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। मैं बताया था ना कि धर्म निरपेक्ष कहीं आपको पंथ निरपेक्ष दे देगा। ये देखिए पंथ निरपेक्ष आपको दे दिया, दोनों का सेंस एक ही है। ये तीनों जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1949 को नहीं था। तो भाई जब ये 76 में जोड़ा ही गया तो 49 में कैसे रहेगा? तो कौन सा शब्द? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। चुन लीजिए। समाजवादी एक भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष यानी कि 1, 2 और 3 कोई नहीं था। तो है कहीं ऑप्शन में? देखिए है ना, 1, 2 और 3 ये नहीं था। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो कूट वाले प्रश्नों से डरा मत करो भाई। आप हो पाठशाला विद केके चैनल पर। पॉलिटी के लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप या फिर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घबराना मत। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका लैंग्वेज ही खाली जटिल है, बाकी कुछ जटिल नहीं है। आप बने रहिए, सारी जटिलताएं मिटा दी जाएंगी। जटिल से मतलब नहीं है आपको बस यहां से उठा लेना है कि अस्पृश्यता। आप पढ़ते हैं संविधान में मूल अधिकार, आप पढ़ते हैं भाग 3 में, पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ सर, भाग 3 में पढ़ता हूं। भाग 3 अनुच्छेद सर 12 से 35 क्लियर है। आप जब अनुच्छेद 17 पर आते हैं तो इसमें है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत किसमें है? 17 अनुच्छेद में। अब देखिए, अगर आपको पता होगा कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो सर समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब देखिए 17 इसी के बीच में नहीं आएगा, 14 से 18 के बीच में।
बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शोषण है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है 17 से 18 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम, अनुच्छेद कितने पढ़े हैं? 23 में पढ़े हैं ना, तो ये तो 23 की ओर इशारा कर रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 है, ये आपको 23 मिल जाएगा, है ना, और 24 भी मिल जाएगा इसमें। संवैधानिक उपचारों का ये अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, और ये 14 से 18। आपको स्पष्टता देखना था 14 से 18। क्लियर है? देखिए, अगर ना समझ में आए, मैं मानता हूं कि जो नया तैयारी शुरू कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल शांत मन से, कमरा बंद करके, शोर शराबा बंद करके वीडियो देखिएगा, एकदम शांत दिमाग से, सब कुछ एकदम डायरेक्ट अंदर घुसेगा दिमाग के, है ना, कहीं नहीं जाएगा बाहर। आइए अगला, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का जो गारंटर है, जो संरक्षक है, वह है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उससे पहले आप अगर चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन गारंटर की बात करें, रक्षक की बात करें, और आपको ऑप्शन देखना है सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये गारंटर है मूल अधिकारों का। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप इसकी सुनवाई आपकी हो सकती है इस पर। आइए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? पंचायती राज आप पढ़े हैं ना, जब आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 40, तो ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, अनुच्छेद 40 का अगर आप अध्ययन करते हैं तो इसमें दर्शाया गया है कि भैया ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, यह किस अनुच्छेद में है? 40। अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? जब आप संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 36 से 51 तक। अब ये बताइए, ये 40 कहां से आया है? 36 से 51 के बीच से ही तो आया है, यानी कि सर ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। बस यहां से चुन लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बने रहिए। देखिए, यहां से 2 प्रश्न और आता है। पंचायती राज की जब बात आती है ना, तो 2 सवाल याद रखिएगा। एक है, ए से मान लेते हैं अशोक मेहता, है ना, अशोक मेहता समिति। अगर बी, इसको बी मानते हैं, ए और बी 2 ही तो आपको याद रखना है। ये है बलवंत राय मेहता, है ना, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज पर ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक का है 1977 में और एक का है 1957 में, है ना, दोनों याद रखना है। अशोक मेहता 77 में, बाद में। ए वाला को बाद में ध्यान देना है, ए से जो है यह 77 आएगा, मतलब बाद में आएगा, बी वाला आ जाएगा पहले। इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है सर? आइए सवाल संख्या 8 के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत पूछ रहा है ना। मूल कर्तव्य मूल अधिकार का हिस्सा है। अच्छा ये बताइए, मूल अधिकार कितने भाग में है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल कर्तव्य केवल एक ही अनुच्छेद ही है और भाग है वो 4 का, अनुच्छेद है वो 51 का। तो एक ही है, अलग है ना, ये भाग 3 का है, ये भाग 4 का है,
तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है ना। आगे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इस पर एक मैं ट्रिक भी दिया था आपको, बिल्लो रानी, गाना एक सुने ही होंगे बिल्लो रानी वाला ना, बस आपको बिल्लो रानी याद रखना है। बिल्लो रानी याद है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपके पास डाउट नहीं रहेगा। वी से आपको आना है, ये वाला वी ले लेना है, विधानसभा। क्लियर है सर? ओके सर, क्लियर है। लो से आपको ले लेना है भैया लोकसभा। सर क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। रा से आपको राज्यसभा। सर बिल्कुल क्लियर है सर। कहीं भी आप पढ़ लीजिए, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, खुद के द्वारा तैयार किया गया है और कोई नहीं आपको बताएगा। अगर कोई बताता है समझिए कि वो कॉपी कर रहा है आपके के सर का, पाठशाला विद के का कॉपीड है वो, है ना। किसी ने नहीं निजात किया है इसका, कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करते ही रहते थे इसमें। नी से होता है निर्वाचित। अच्छा, निर्वाचित एक पूछता है और एक पूछता है कि सभी सदस्य, तो सभी नहीं, निर्वाचित, इसीलिए मैंने नी भी यूज किया है, निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब कि जो निर्वाचन जिनका हुआ हो, मनोनीत वाला नहीं, मनोनीत वाले भी होते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिएगा, बस इतने आपको याद रखना है, माइंड में कुछ नहीं रखना है। विल्लो रानी, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचित, बस। देखिए, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित, तो भैया दोनों सदन तो है ही, लोकसभा राज्यसभा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है, ये सही होगा। राज्य विधान मंडल के दोनों सदन के, अच्छा आपको विधानसभा कह रहा है, विधान परिषद की तो बात मैं नहीं किया था, मैंने केवल कहा था विधानसभा। यहां तो कह रहा है राज्यों के विधानमंडल, विधानमंडल में तो दोनों आ सकता है ना, जो 6 राज्य हैं वहां मंडल में तो दोनों आ जाएगा, विधान परिषद भी आ जाएगा, तो विधान परिषद वाला नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपको गलत लग रहा है। चलिए, सभी राज्य की विधानसभा के, हाँ तो विधानसभा के निर्वाचित तो हमने बताया ही है, विधानसभा के निर्वाचित तो बताया, यानी कि 3 भी सही होगा। चौथा, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित, मैंने विधानसभा बता दिया है, तो विधानसभा में सब आएंगे, चाहे वो केंद्र शासित हो चाहे वो राज्य हो। जिस केंद्र शासित में विधानसभा है वहां के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4, कहां गया भाई, 1 3 4 सही है। क्लियर? क्लियर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा पढ़ने में कमजोर होंगे तब नहीं आएगा भाई, सीधी बात। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन समझिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, वह तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कभी पूछ दे कि भाई अनुच्छेद क्या होता है इसका, तो अनुच्छेद बताएंगे कि सर 87। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 64। ओके। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। सारे अनुच्छेद आप चाहें तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं सर। आइए आगे, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत देते हैं अगले क्वेश्चन में हम आपको। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो स्वयं उसका सदस्य नहीं होता है? अभी ना बताए हैं, अभी बताया हूं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो सर लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा का स्पीकर ही होता है, ये तो लोकसभा से ही होता है। अब ये क्या कह रहा है कि उसका सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करेगा। जैसे ये लोकसभा है तो जो हेड होगा, और ये राज्यसभा है तो इसका भी कोई हेड होगा, तो कह रहा है कि जो हेड होगा वो उसका नहीं होना चाहिए, इस सदन का नहीं होना चाहिए हेड। समझ रहे बात? उपराष्ट्रपति को अगर आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का नहीं अंग होता है, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अंग तो है ही वो, है ना।
सदस्य नहीं होता है, लेकिन अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है। यही तो कह रहा है कि अध्यक्षता करता है, बाकी उसका सदस्य नहीं होता है, वह होता है राज्यसभा। आइए, अनुच्छेद मैं बता चुका हूं पहले ही, अनुच्छेद 64 और 89, 2 अनुच्छेद काम करता है उस पर। भारत का प्रधानमंत्री होता है। बहुत ही घुमावदार प्रश्न है, अच्छे अच्छे बच्चे गलती करेंगे। यकीन नहीं है तो कमेंट करके देख लीजिए आप, ईमानदारी से। आपको जो भी आंसर लगता है कमेंट करिए। अच्छे अच्छे बच्चे गलत करेंगे, नहीं बाद में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। वीडियो रोक के कमेंट कर दो आप। भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या निर्वाचित होगा, क्या चयनित होगा, क्या मनोनीत होगा, क्या या नियुक्त होगा, क्या? अगर आपने संविधान थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर आपको अनुच्छेद 75 का ज्ञान है, अनुच्छेद 75 में कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। बस वही आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। सीधी बात, नो बकवास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक अधिकृत है। राज्य सरकार की बात कर रहा है, केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा है। अगर राज्य सरकार की पूछता है आपसे कि राज्य सरकार का कौन होता है जो सलाह देता है राज्य सरकार को, तो वह होता है एडवोकेट जनरल। अगर केंद्र सरकार का पूछता है तो महान्यायवादी होता है, ये अनुच्छेद 76 होता है। राज्य सरकार का पूछता है तो बताते हैं आप कि अनुच्छेद 100 कितना 65। अच्छा, कैसे 165? मुझे याद नहीं था, कंफ्यूजन था, लेकिन याद आ गया। कैसे, मैं आपको ही बता दूंगा, कभी बोलेंगे नहीं। तो राइट आंसर ये हो जाता है। देखिए, महाधिवक्ता महान्यायवादी, महाधिवक्ता का अनुच्छेद 76 है, महान्यायवादी का अनुच्छेद 165 हमने बता दिया। कैसे बता दिया? ये जो एक है ना, ये जो एक है ये वाला, इसको आप यहां भी लिखिए और यहां भी लिखिए। देखिए आ जाएगा 6 और आ जाएगा 7, आ जाएगा 76 के नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यही हमने किया, ये वाला एक को यहां जोड़ा 6, ये वाला एक को यहां जोड़ा 7, ऐसे करके। अब मैं बहुत सारे अनुच्छेद बता दूंगा आपको, ट्रिक बता दूंगा कि आप याद नहीं भी रहेगा तो आप ऐसे करके समीकरण से निकाल लेंगे। बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे बता दूंगा जिसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बस सामान्यतः याद कर लेंगे, रीजनिंग टाइप के, है ना। अगर चाहते हैं तो बने रहिएगा चैनल पर, एक वीडियो उस पर भी ले आऊंगा। आइए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG है ना, का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, वह होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है, इसमें पूछता है कभी कभी ना कि सदस्य कितने होते हैं। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है कितनी? 15 + 7। खाली 15 मत समझ लेना भाई, यानी कि कितना? तो सर यानी कि 22। 15 जो होता है वह लोकसभा का होता है भाई, और 7 जो होता है वह राज्यसभा का होता है भाई। यानी कि सर लोकसभा वाला ज्यादा और राज्यसभा वाला कम। ठीक। कभी पूछता है कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल क्या होता है, कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब, जो पढ़ा दे रहा हूं पेड कोर्स में भी नहीं पाओगे भाई। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, जरा जान लीजिए। तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर इसकी नियुक्ति करता है। 1967 ईस्वी याद रखिए जरा, एक प्रचलन आ गया कि जो इसका अध्यक्ष होगा वह विपक्षी पार्टी का कोई नेता होगा। क्या होगा? विपक्षी पार्टी का नेता होगा। कब से? 1967 से। क्लियर है?
लोक लेखा समिति की शुरुआत होती है 1921 से। तो इतनी सारी बातें तो मैं आपको एक क्वेश्चन में बता दिया हूं, नहीं बता दिया हूं? चलिए, तब भी नहीं आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, न लाइक न कमेंट न शेयर, कुछ नहीं करते हैं। हमको लगता है नमक हराम ही करते हैं आप लोग। भाई इतनी मेहनत करता हूं यार, कितना बेस्ट मतलब कंटेंट दे रहा हूं आप लोग को। तुलना कर लीजिए, जो खरीदे हैं ना फलाना बैच ढिमाका बैच, है ना, पढ़ के एक बार देख लीजिए फलाना और ढिमाका बैच में, और यहाँ निःशुल्क पढ़ के देख लीजिए, समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब यही पेड कोर्स में बिकेगा आपको, है ना, पैसे ले लेके, तब फिर आपको यही अच्छा लगना शुरू होगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दी जानी चाहिए? सीमा होती है धन विधेयक रखने की, आप पैसा ज्यादा पचा नहीं सकते हैं। धन मतलब पैसा, तो ध्यान में रखिएगा कि आपको पैसा मिल जाए तो पचा नहीं पाएंगे आप। सीमा होती है, उसको कितना दिन तक आप रोक सकते हैं। राज्यसभा के पास भी एक सीमा है कि भाई कितना दिन तक तुम रोक सकते हो, है ना। तो 4 ऑप्शन है, तो आप देख ही रहे होंगे, 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन और 6 महीना। तो ज्यादा दिन आप पैसा को नहीं रोक पाएंगे, अगर सही जगह ठिकाने नहीं लगा दिया जाए तो। 14 दिन रोक लिया आप, वही बहुत है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है, ठीक ना, 110 में है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है कि नहीं? तो ये पूछता है प्रश्न कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही निर्णय करता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक के बारे में जान लीजिए। होती तो है ये केवल और केवल साधारण विधेयक के मामले में, लेकिन समझना है आपको, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं किया जा सकता है, वित्त विधेयक पर भी नहीं होता है, और निर्वाचन में भी नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक ना। धन विधेयक अगर पूछे आर्टिकल, सॉरी धन विधेयक नहीं यार, संशोधन विधेयक है ना, संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सेशन, ये पूछता है। आर्टिकल बताएंगे 108, ठीक। यहां पूछता है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, कह दे कि संयुक्त बैठक बुलाता है, तो कौन बुलाता है भैया? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं, ठीक ना। ठीक है, बुलाते तो हैं। अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि वो तो संयुक्त है, वहां तो लोकसभा वाले भी रहेंगे, राज्यसभा वाले भी रहेंगे। राज्यसभा वाला कहेगा कि हम करेंगे, लोकसभा वाला कहेगा कि हम करेंगे। ध्यान समझिएगा, मैंने अभी 2-4 प्रश्न पहले बताया था कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उस सदन का नहीं होता है, वह उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, ये किसी भी सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा की, लेकिन वो उपराष्ट्रपति की हैसियत से करते हैं, ना कि राज्यसभा के सदस्य की हैसियत से, क्योंकि वो सदस्य होते नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे राष्ट्रपति संसद के अंग हैं लेकिन सदस्य नहीं हैं, तो यहां सदस्य की जरूरत पड़ती है। 108 अनुच्छेद जब आता है तो होता है कि सदस्य करेगा। अब वो सदस्य कौन होगा? वो सदस्य उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा और राष्ट्रपति भी नहीं होगा, यानी कि सदस्य नहीं करेगा। तो कौन करेगा भैया? फिर लोकसभा स्पीकर करेगा, सीधी बात। तो लोकसभा अध्यक्ष, मतलब अध्यक्षता करता है कौन? अध्यक्षता तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो करेगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा क्योंकि वो सदस्य नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को कि हम ऐसे ही झूठा भाव भाव कर रहे हैं जी। आइए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद, है ना, किसके बाद, खाली स्थान है, किसके बाद हटाए जा सकते हैं भैया? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर देखिए महाभियोग शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग ही कहा जाता है ना। महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको महाभियोग कहा जाता है। ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए
और तब इनको हटाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आज तक किसी भी न्यायाधीश पर ये कदाचार जो है महाभियोग साबित नहीं हो पाया है। हालांकि एक दो लोगों पर लगा भी है, 3 लोगों पर। सबसे पहले वी रामास्वामी जो न्यायाधीश थे उन पर लगा था, सर दीपक मिश्रा पर भी संभवतः लगा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, किसी पर भी पूरा नहीं हो पाया है। तो ये 2/3 बहुमत से यानी कि विशेष बहुमत से इन पर महाभियोग लगता है। इनके हटाने की प्रक्रिया की मैं अगर बात करूं तो आर्टिकल 124(4) पढ़ते हैं तो उसमें इनके हटाने की व्यवस्था भी दी गई है कि कैसे आप हटेंगे। आइए चलिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, PIL फुल फॉर्म ना कभी पूछ दे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तीनों याद रखिएगा इसका, लोकहित मुकदमा लाया गया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती का नाम आपने सुना है, इनके ही सहयोग से ये लाया गया था। PN भगवती PIL के मामले में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। चलिए आइए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का प्रारंभ कर सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं? विधान परिषद की, विधानसभा का नहीं, विधान परिषद। अच्छा जान लीजिए, विधान परिषद को लाना हो या समाप्त करना हो तो आप यूज करेंगे अनुच्छेद 169। क्या यूज करेंगे? अनुच्छेद 169। ठीक, आइए अनुच्छेद 167 पर पहले आते हैं। पूछा हुआ है प्रश्न, इसमें है भैया मुख्यमंत्री के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? मुख्यमंत्री के कर्तव्य पूछता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 167। 170 में है विधानसभा की संरचना। ठीक, 168 में है विधानमंडल का गठन। ठीक ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद पूछता है कि कितने राज्यों में है, नाम पूछता है। 6 राज्य आपको याद रखिएगा, अपना प्यारा बिहार, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 6 राज्य याद रखिएगा भाई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सब लिखते जाइए। 25 क्वेश्चन में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन ना मिले तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। ठीक, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। जैसे आपातकाल लगाया गया, ओके, कितने दिन के भीतर इसको संसद के समक्ष रखना है? तो इसके लिए आपको केवल और केवल कितना, पहले 2 माह था, जब शुरुआत हुआ था तो 2 माह था, लेकिन यहां तो शुरुआत की बात किया नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा 1 माह। अब 1 माह है, शुरुआत में 2 माह था लेकिन बाद में 1 माह किया गया, ये बात हो गया ना। आपातकाल की बात आ गई। आपातकाल आप जानते हैं कि 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल आप पढ़ेंगे ही। एक और पढ़ते हैं 356 में है राष्ट्रपति शासन, है ना, और एक है 360 वित्तीय आपात। ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे, यहां इतना काफी है, एनफ। आइए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है भाई, बताइए। आपातकाल लागू होता है अगर युद्ध हो रहा हो तो लागू हो जाता है। सर ये तो होता है लेकिन आपको तो नहीं है छाटना, है ना, तो ये तो नहीं होगा आंसर। बाह्य आक्रमण, हाँ, अगर बाहरी कोई आक्रमण कर देता है तब भी देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो सही तो ये भी है, तो सर ये भी नहीं होगा। आंतरिक शांति को खतरा, सर पढ़े तो हैं कि आंतरिक अशांति होने पर भी लगाया जाता था। संविधान में एक मोड़ आया और मैं नहीं गाना नहीं है,
एक मोड़ आया 44वां संविधान संशोधन 1978 और प्रावधान किया गया कि भाई ये आंतरिक अशांति क्या होता है। आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी जैसा शब्द लिखा हुआ था, ये क्या होता है, गलत है ये। इसके जगह पर आ गया सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है, तो हमको तो गलत वाला ढूंढना था, यानी कि अब आंतरिक अशांति पर नहीं लगता है, यानी कि भैया राइट आंसर सी सही है। इतना बारीक बारीक क्वेश्चन लाया हूं ना, जानते हुए भी गलती कर दोगे भाई, जानते हुए भी गलती कर दोगे। आओ प्यारे बच्चे, तुम्हें दिखाएं झांकी संविधान की। आइए, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? अच्छा, इसका कोई सीमा है क्या? राज्यपाल को ऐसा कोई है वैलिड डेट बताया गया है क्या? सर कोई डेट नहीं बताया गया है, इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने दिन के भीतर आप लौटाएंगे। हाँ लौटाएंगे, लेकिन टाइम नहीं बताया गया। हालांकि टाइम बता देना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। जब चुनाव होता है, एक ही व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ जाता है, दोनों जगह से जीत जाता है, तो उसको खाली करना होगा अपना एक सीट। नहीं तो जब वो सीट खाली होता है तो वहां 6 महीने के भीतर चुनाव भी कराना जरूरी होता है, और इसी को उपचुनाव कहते हैं। समझ गए बाबुआ? समझ गई ला? समझ गई ला? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अच्छा, विवाद का निपटारा कौन करेगा? जब छोटे मोटे केस मुकदमा का निपटारा जो है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो भैया राष्ट्रपति का क्यों नहीं कर सकते हैं यार? भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। राष्ट्रपति का ही नहीं, उपराष्ट्रपति का भी। और ऐसा वो करेंगे क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? आइए सर, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, मैं जहां तक ये मान रहा हूं। आइए, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? देखिए, ये 91वां संविधान संशोधन आया था 2003 में। कब आया था सर? 2003 में। एक चीज मैं बताऊंगा आपको, कैसे आप भी चीजों को एकदम मुंह जवानी याद कर सकते हैं, है ना? सब चीज आपको याद रहेगा। टेक्निक बताऊंगा, रट के तोता बन के मत करिएगा। बस अगर चाहते हैं कि पॉलिटी बेहतरीन ढंग से पढ़ लें आप, तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, सब कुछ बता दूंगा आपको। 91वां संविधान संशोधन 2003 जो हुआ, इसमें कहा गया कि मंत्रियों की जो संख्या होगी केंद्र में, वह 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब पहले होता क्या था ना कि दूसरी पार्टी के लोगों को लालच दे दिया जाता था कि आओ मंत्री बनाएंगे, ठूस ठूस के मंत्री बनता था। लेकिन दल बदल का इसमें कुप्रथा दिखाई देने लगा कि भाई दूसरे पार्टी से लोग आके मंत्री बनने के लालच में आ रहे हैं। तो यह कठोर कदम उठाया गया और कहा गया कि नहीं, 15% से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, और राज्य में 12 से कम नहीं बन सकते हैं, ऐसा भी है ना? तो 2003 में आया था। 86वां संविधान संशोधन से जान ही रहे हैं, शिक्षा वाला जुड़ा गया है ना? 81वां संविधान संशोधन से क्या जुड़ा गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो इंतजार करिए, अगले वीडियो में इसको बताएंगे, है ना? तो और भी है क्या? नहीं, इतने ही प्रश्न थे जो कि 25 प्रश्न थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आपने देखा, और ये 25 नहीं, ये 100 प्रश्न थे। आपको भले ही लग रहा हो 25 प्रश्न, लेकिन ये 100 प्रश्न थे। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना? तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।